आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने कुछ बोला है। भारत ने एक कड़ा कदम उठाया है। अब ये कदम कितने आगे जाएंगे या जिनके लिए उठाया है वो चलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बट उन्होंने बोला है कि हमको रिफॉर्मेशन चाहिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर को रिफॉर्म करना पड़ेगा। 188 मेंबर्स हैं, आप उनकी बात तो सुनते नहीं हो, आप परमानेंट 5 के पीछे दौड़ते हो। परमानेंट 5 डोमिनेट करता है यूनाइटेड नेशन को। हमारा क्या होगा? तो अब वक्त आ गया है। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं उनका एग्जैक्ट आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं, ठीक है, जो उन्होंने बोला है, रुचिरा कंबोज ने बोला है। मेरे ख्याल में वो सही रहेगा। तो बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उन्होंने बोला है कि भाई देखो, इक्विटी ये कहती है कि हर देश जो है, कितना साइज और कोई भी कितनी पावर, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उस बेसिस पे हम वीटो पावर डिमांड करते हैं। हमारा सवाल यही है कि कब तक कि जो 5 मेंबर्स हैं ये अपनी ताकत को होल्ड करते रहेंगे, ये अपनी ताकत का दबदबा जो है, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है यूनाइटेड नेशंस में करते रहेंगे। और उसमें एक सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका। क्या हम इन 5 मेंबर्स को अलाउ कर सकते हैं कि 188 मेंबर्स को ओवरराइड करें? ये 188 मेंबर पे अपनी मनमानी चलाएं? आप समझ रहे हो? देखिए, यहां वीटो की बात है मेन। यहां पे रुचिरा कंबोज जो है वो इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप, जिसको अभी पिछले महीने एलॉन मस्क, मतलब 3 हफ्ते पहले एलॉन मस्क ने एडवोकेट किया, टर्की और फ्रांस ने भी इसको एडवोकेट किया है, ठीक है, कुछ ही महीने पहले। पिछले साल एस जयशंकर ने। तो भारत के परमानेंट मेंबरशिप की कई बार बात होती रहती है। बराक ओबामा ने, जब बराक ओबामा भारत आए, तब उन्होंने बोला कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप जो है वो मिलनी चाहिए। अब कितनी बढ़िया बात बोली है यहां पे, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं पे भी इंसाफ नहीं है, ठीक है, ना इंसाफी हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंसाफ के लिए। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो आता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब आप जो ग्लोबल साउथ है उसको जो है वो इंपावर करें और इंश्योर करें कि हर किसी को बराबरी का मौका मिले। और इस इंश्योर करने के लिए हम चाहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्मेशन लेके आए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बोली है रुचिरा कंबोज ने। अब बात यह है कि भारत जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना और 1945 में यूनाइटेड नेशन बना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के जो विक्टर्स हैं, जो एलाइड पावर्स थे, जिसमें सबसे ऊपर आता है अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस और सोवियत, यही 5 जो है वो परमानेंट मेंबर हैं। अब परमानेंट मेंबर मतलब क्या, बात करेंगे इसकी। लेकिन देखिए, आपस में झगड़े बहुत होते रहते हैं, कई बार गुस्सा भी आता है। कुछ लोगों को इसलिए गुस्सा है कि क्यों जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट जो है वो ठुकरा दी। अब देखिए, यहां सीट ठुकराई नहीं ठुकराई, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू को यह ऑफर मिला था, अमेरिका की तरफ से यह ऑफर था कि आप परमानेंट सीट एक्सेप्ट करिए, बट उन्होंने वो सीट चाइना को दे दी। तो यह बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ एक्सपर्ट्स इसके इतर कहते हैं कि भाई देखो, ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि अमेरिका चेक करना चाहता था कि भारत किसकी तरफ है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑफर ना एक्सेप्ट करके बिल्कुल सही किया, वरना हम एक ग्लोबल वॉर में इन्वॉल्व हो जाते, है ना? आज जितनी भी वॉर चल रही है, भारत कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन तीसरा पक्ष ये कहता है, 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में एक भाषण दिया और उन्होंने बोला कि भाई, पहली बात, हमको ऐसी कोई सीट ऑफर नहीं की गई थी। और दोस्तों, ये किताब में भी लिखा हुआ है, कई जगह मैंने भी पढ़ा कि ये कोई लिखित नहीं है। हो सकता है अनऑफिशियली शायद अमेरिका ने कभी बोला हो। अब विजय लक्ष्मी पंडित के थ्रू हमको ये मालूम चलता है कि अनऑफिशियली माइट बी पॉसिबल कि ये ऑफर दिया गया हो भारत को कि आप परमानेंट सीट जो है वो यूनाइटेड नेशन की रखिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने खुद, प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि हमको कभी भी कोई भी ऐसा ऑफर नहीं मिला। कैटेगोरिकली उन्होंने ये रिजेक्ट किया था। तो कई बार इसमें लड़ाई चलती है, हम इमोशंस पे काबू नहीं कर जाते, हम गुस्सा कर जाते हैं और पावरफुल कम्युनिकेटर हम नहीं बन पाते हैं। कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए ना कि आप दूसरों को कन्विंस कर लो। अब इसके लिए हम एक शानदार कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, सिर्फ 300 रुपए का, जो कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी किस तरीके से आप पावरफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने इमोशंस पे काबू कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त कोर्स है जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी। तो अब हम बात करेंगे वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन।
तो यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करते हैं तो अभी तो बहुत सारे, पूरी दुनिया उसकी मेंबर है, लेकिन मेन 15 मेंबर्स हैं उसके सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें, क्योंकि वही सबसे बड़ी है। 5 परमानेंट जो कि मैंने आपको बताया और 10 नॉन परमानेंट। अब नॉन परमानेंट भारत कई बार रहा है, पर नॉन परमानेंट सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह होते, ज्यादा कुछ होता नहीं उनके पास। परमानेंट मेंबर्स के पास जो है ना, वो वीटो की पावर होती है, और यही पावर सबसे बड़ी है। अब क्या भारत परमानेंट मेंबर बन सकता है? जवाब है नहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा, और यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 108, 109 की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप एक रेजोल्यूशन लेके आइए। अब जब आप एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे तो आर्टिकल 108, 109 ये कहता है कि इस अमेंडमेंट को कोई भी परमानेंट मेंबर वीटो कर सकता है, मतलब जो अमेंडमेंट लाया गया है उसको भी वीटो किया जा सकता है। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि यूनाइटेड नेशन एक डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर किसी को बराबरी का मौका नहीं दे रही है। भाई यहां पे हमेशा G4 की बात होती है। G4 में कौन आता है? इंडिया आता है, ब्राजील आता है, जापान आता है और जर्मनी आता है। तो इन चारों को परमानेंट मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही है? अफ्रीका में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो साउथ अफ्रीका को भी जोड़ने की इसमें मांग की जाती है। साउथ अमेरिका में कुछ नहीं तो साउथ अमेरिका को जोड़ने की मांग की जाती है। साउथ ईस्ट एशिया में कोई नहीं है तो चाइना तो है, बट वो आपको पता है उसकी सबसे दुश्मनी है। अब भाई देखो, मसूद अजहर को 2008 में बोला कि इसको टेररिस्ट, पुलवामा अटैक जिसने किया था, वीटो कर दिया चाइना ने, और अधर्म का काम है ना। और अभी और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादी, यूनाइटेड नेशन की जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट है उसमें बोला है कि इस आतंकवादी को हम ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करते हैं, बट वीटो हो गया है। तो भारत के लिए मुश्किल है, लेकिन भारत का परमानेंट मेंबरशिप सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन मेंबर बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें रशिया जो है, चाइना तो वैसे ही भारत के खिलाफ है तो चाइना तो बनने नहीं देगा। अमेरिका अपने इंटरेस्ट बेस्ड है। अमेरिका भले ही हमारा जितना भी दोस्त बने, बट ये एक ऐसा दोस्त है ना कि चलो चलो यार, चलो यार लड़ने चलते हैं, कौन मार रहा तुमको, किसने बोला आओ चलो ऐसी की तैसी, लड़ने सबसे पहले ही जाएगा, लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखोगे सबसे पहले यही भागेगा। तो अमेरिका उस तरीके का है कि आप उसमें भरोसा नहीं कर सकते। बाकी यूके, फ्रांस भी एक्टिवली बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते भारत को कि इनको परमानेंट मेंबरशिप जो है वो मिले, बोलने की अलग बात है। और यूनाइटेड नेशन चार्टर इस तरीके से बना है ना कि आप उसको, मतलब आप ये समझिए कि इतना तगड़े तरीके से परमानेंट मेंबर्स ने उसको बनाया है, फ्रेम किया है कि भाई वो हो ही नहीं सकता अमेंड, मतलब अमेंडमेंट को भी वीटो किया जा सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अभी जैसे अमेरिका जो है एक रेजोल्यूशन लेके आया था कि अब कोई भी वीटो करेगा तो उसको रीजंस देने पड़ेंगे कि आखिरकार तुमने वीटो क्यों किया, रीजंस दो। इसको भी वीटो कर दिया। तो ये ऐसे ही चल रहा है। तो अब एक और बड़ा सवाल, क्या भारत को वाकई में सीट की जरूरत है? हाँ देखो, यूनाइटेड नेशन का इतिहास समझो, जब शुरुआत में यूएन बना था तब अगर भारत को परमानेंट सीट मिलती तो ये बहुत बढ़िया होता। और वर्ल्ड वॉर 2 की बात होती है, वर्ल्ड वॉर 2 की बात, ठीक है, कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 परमानेंट मेंबरशिप वर्ल्ड वॉर 2 के हीरोज को मिली थी। एक तरफ था इंडिया कह रहा हूं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक तरफ था, सबसे पहले ये जो वॉर था इधर, ठीक है, जर्मनी ने शुरू किया था, मैं बड़े में लिख रहा हूं इसको, ठीक है। उसके बाद जो था इटली, छोटे में इटली को लिख रहा हूं क्योंकि इटली सपोर्टिंग, मतलब जर्मनी के ही नक्शे कदम पे मसोलिनी जो है वो चल रहा था पूरा का पूरा, ठीक है। और जापान था, जापान को थोड़ा सा हम बड़े में लिखेंगे, लेकिन मेन जर्मनी था। अब इधर देखिए, सबसे पहले पूरे यूरोप पे कब्जा किया हिटलर ने, तो ब्रिटेन तो लड़ ही रहा था, ठीक है, फ्रांस को बुरी तरीके से हरा दिया था, ठीक है, तो फ्रांस को बुरी तरीके से हरा दिया था। इसको मैं, जो हारा था ना बुरी तरीके से, उसको मैं रेक्टेंगल से कर रहा हूं। ब्रिटेन सिर्फ अकेला एक ब्रिटिश था जो वहां पे लड़ाई कर रहा था, समझ गए आप। सोवियत एक्सीडेंटली जीता। सोवियत में बड़ा एक देश था, हिटलर की गलती होगी, वरना सोवियत भी चला जाता। डिप्रेशन में आ गया था स्टालिन कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, बट वो गलती हो गई उससे, हिटलर से, वरना तो सोवियत भी गया था, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद चाइना बर्बाद। जापान ने चाइना को इतना मारा था ना, ये लड़ना ना लड़ना एक ही बराबर है, दौड़ा दौड़ा के मारा था। जापान से चाइनीज थर-थर कांपते थे, कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, बस फर्जी में ये लोग टिके हुए थे। मेन कौन था? अमेरिका। जब अमेरिका फाइट में आया, ये सब हारे हुए थे। अब बहुत ध्यान से समझो,
ब्रिटेन लड़ रहा था, किसकी वजह से लड़ रहा था? इन सबके बाप की वजह से लड़ रहा था, जो कि था इंडिया। इंडिया के सैनिक जो है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे। इंडिया के सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर 2 जिताया था। ब्रिटेन के पास कौन सी बहुत ज्यादा, लेकिन इंडिया के सैनिक हर जगह, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई चल रही थी, वहां पे भारत के सैनिक ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। तो उस हिसाब से तो भारत को सबसे पहले परमानेंट सीट देनी चाहिए थी। ये सब तो हारे हुए थे, सोवियत, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस से सब हरौंटे थे, एक नंबर के सब हारे हुए थे, लेकिन यहां नहीं मिली, यहां पे परमानेंट मेंबरशिप। और यही डिस्क्रिमिनेशन है। अब भैया कर्मा हमेशा लौट के आता है। जर्मनी बहुत ताकतवर था, तो जर्मनी को तो देने का सवाल ही नहीं उठता। जापान भी फिर अगली साइड पे था, लेकिन भाई अब तो जापान, अब तो सब कुछ बदल गया है। जर्मनी एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। देखिए मैंने यहां पे आपको दिखाया, यहां पे मैप मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए आप, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री में ये पूरा साउथ अमेरिका आ गया, डेवलप्ड कंट्री में आपका ये अमेरिका आ गया, और जापान एकमात्र एशिया का डेवलप्ड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना, मतलब पूरा, और यहां यूरोप पूरा डेवलप्ड है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि जब से यूनाइटेड नेशन बना वो तब से डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरा पॉइंट, शुरुआत में यूनाइटेड नेशन ताकतवर था, लेकिन अभी तो यूनाइटेड नेशन बहुत ही कमजोर है भाई। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अब जब हालांकि जीएस पेपर 2 में जब आप सवाल लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन भाई ना कि वही मैदान में हाथ चलाने से अच्छा कि आप मुंह चला लो बैठ के हॉल में, वो ज्यादा बेटर है। डिप्लोमेसी तो है वहां पे, लेकिन यूनाइटेड नेशन इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन रही है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यूनाइटेड नेशन सॉल्व नहीं कर पाया है, उसने बस चीजों को बढ़ाया ही है। आप देख लीजिए अभी क्या, अफगानिस्तान इशू वैसा का वैसे ही, कश्मीर इशू को सॉल्व नहीं कर पाया वो, इजराइल और यूक्रेन, यूनाइटेड नेशन आने के बाद भी बहुत जगह तख्ता पलट, कई जगह वॉर हुए। अभी इजराइल और पहले फिलिस्तीन का वॉर, यूक्रेन रशिया का वॉर, कोई वॉर वो कोई भी सोल्यूशन। तो एक तरीके से भाई सिर्फ वीटो पावर के लिए आप जा रहे हो, बट इस वीटो का मतलब क्या है? क्या आपको मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बन जाते हो? कुछ नहीं। हां एक चीज जरूर है कि आपका दबदबा बन जाएगा एक आपको, क्योंकि आप और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ले सकते हो। अभी लगभग भारत हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अभी जब आप इसके मेंबर बनोगे तो वह कहते हैं ना, बड़े भैया हमारे आ गए हैं, अब नेता बन गए हैं बड़े भैया, चाचा विधायक है हमारे, तो उस तरीके की सिचुएशन भारत के लिए हो जाएगी। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पता, क्योंकि देखिए मान लीजिए फिर से चलिए हाफिज सईद पे एक रेजोल्यूशन आता है, इंडिया परमानेंट मेंबर है, हर कोई सपोर्ट करेगा, चाइना फिर वीटो कर देगा। भारत तो वैसे ही डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि भारत विदाउट सीट भी बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। जापान ऑलरेडी डेवलप्ड है, फर्क ही नहीं पड़ रहा जापान जर्मनी को, भाई दो ना दो क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो अपने ही बना ले रहे हैं, हमारा खुद का यूनाइटेड नेशन चल रहा है। तो ये बात है, लेकिन परमानेंट सीट इज वेरी इंपॉर्टेंट और भारत ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाया है। तो शेयर कर दो भैया, बता दो सबको। यह लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।